हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू कंपटीशन स्टेप अप। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम एक और प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं आप सभी के। और अगर आप चाह रहे हैं जैसे MPGK है, GS है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, जितने भी जनरल स्टडीज़ में, जनरल अवेयरनेस में या करंट अफेयर्स, ये सारे वीडियोस अगर आप चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछते जाइए। और क्वेश्चंस आपसे पूछने का रीज़न ये है ताकि आप सेशन को इंटरेक्टिव बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर होते जाएं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देख लेते हैं कौन सी शिफ्ट का आज हमारा पेपर है। तो आप सभी जानते हैं MP पुलिस कांस्टेबल 2023 पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं इसलिए कि रिपीट भी हो सकते हैं, फिर से आने के चांसेस हैं। और एक चीज़ ये है कि हमें टॉपिक्स पता चल जाते हैं कि कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या ये टॉपिक्स हमारे प्रिपेयर्ड हैं, नहीं है तो आप प्रिपेयर्ड कर लीजिए। ठीक, और देख लेते हैं MPGK GS साइंस हम पढ़ते हैं। शिफ्ट 1 है 13 जनवरी 2022 की। ठीक, तो स्टार्ट करें सेशन को। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दीजिए और फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन है, वेयर इज द हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड इन इंडिया? गैंगटॉक, सिलारू, जम्मू एंड कश्मीर, लेह। देखिए, अब जैसे हॉकी ग्राउंड पूछ लिया तो यहाँ से आप क्या, ये जितने भी वैसे भी ग्राउंड जो होते हैं जिसपे कोई भी स्पोर्ट्स खेला जाता है, जैसे क्रिकेट है, साइकिलिंग है, ये सारी चीज़ें, इस तरीके से वॉलीबॉल है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लो या याद कर लो एक बार। प्लेग्राउंड याद कर लो, स्टेडियम्स याद कर लो। तो स्टेडियम्स एक ना एक तो पूछा ही जाएगा। तो आप क्या करें, मिसलेनियस पार्ट है ये सब, इनको डिस्कस करते जाइए और बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो सिलारू है एक सिलेरू है। ठीक, तो जो सिलेरू है ना, ये रिवर है, कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। इससे कनेक्ट मत करिएगा क्योंकि जो सिलारू है जो आंसर भी होगा, और जो सिलारू है हॉकी स्टेडियम, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, क्लियर है? मैपिंग ज़रूर देखते रहा करें आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गंगटॉक सिक्किम में, जम्मू कश्मीर लेह नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए बी सिलारू। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन आपके लिए है। ठीक, तो देखें करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है बी सिलारू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिक्स। ब्रिक्स के संबंध में गलत कथन का चयन करें। 2021 ब्रिक्स समिट वाज दी 13th एनुअल ब्रिक्स समिट। 2021 ब्रिक्स समिट वाज होस्टेड बाय रशिया। 2021 के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी वस्तुतः वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। देखो, अब ब्रिक्स के बारे में आया है तो ब्रिक्स का सबसे पहले फुल फॉर्म याद कर लो। सबसे ईजी है इसका फुल फॉर्म। क्यों? तो ये क्या है जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। देखो, ये है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक, क्लियर है? साउथ अफ्रीका कब जोड़ा गया? तो 2009-10 की बात है जब इसे ऐड किया गया था। और ब्रिक्स कब फॉर्मेशन? तो 2006 के टाइम पे हम देखते हैं। फिर 8 में मीटिंग होती है, 10 में साउथ अफ्रीका ऐड किया गया। तो पहले था ये ब्रिक, ये याद रखना। अब इसके जो चेयरमैनशिप की जाती है इसी तरीके से, जैसे पहले ब्राज़ील के पर्सन की चेयरमैनशिप होगी, फिर रशिया, इंडिया, चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। और समिट्स भी ऐसे होती हैं, जैसे पहली बार ब्राज़ील में नहीं, लेकिन जैसे पहली ब्राज़ील में हुई तो दूसरी रशिया में होगी, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, साउथ अफ्रीका में। तो इस तरीके से ये रोटेट होती जाती हैं इसकी समिट। अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि 13th ब्रिक समिट जो थी वो 2021 में हुई है। बिल्कुल सही है, रशिया ने होस्ट की थी, ये गलत है क्योंकि ये जो समिट हुई थी ये इंडिया में हुई थी। ठीक है, 13th ब्रिक्स समिट। अब 13th ब्रिक्स समिट से हम क्या क्या सीख गए हैं? देखो, ऐसे समझो, यहाँ पर हम बनाते हैं, क्या लिखा हमने? ब्रिक्स। इंडिया में कौन सी हुई? 13th। तो इसका मतलब 14th कहाँ पर होगी? चाइना में। तो इस तरीके से, और इससे पहली वाली कहाँ हुई होगी? तो 12th वाली जो है वो रशिया में हुई होगी। क्लियर है? हाँ, ये वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई, चीन में। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए बी। 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस द्वारा आयोजित किया गया था। ये जो आंसर है ये गलत कथन है।
ठीक, देखें करेक्ट आंसर। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर बी, 2021 ब्रिक्स समिट वाज होस्टेड बाय इंडिया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, तो ब्रिक्स समिट अब कहाँ पर होगी, कौन से नंबर की समिट हुई। तो इस तरीके से आप क्या करें, कुछ आपको मैं जैसे कि और ऑर्गेनाइजेशन बता दूं, जैसे सार्क है, ठीक, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, संघाई के लिए है ये, इसको स्थापित किया गया था 1985 में, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें आसियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो ये जो है ये आसियान, इसको 1967 में स्थापित किया गया। इसके चेयरमैन कौन कौन है, कहाँ कहाँ समिट हुई, एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आप सारे देख लें। ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना कब हुई है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है और चेयरमैन कौन है, ये 3 चीज़ें तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की आप याद कर लीजिए। लगभग 10 से 15 ऑर्गेनाइजेशन होंगे, आप चाहें तो हम उस पर वीडियो बना देंगे, तो आप वो याद कर लीजिएगा। ठीक, देखते हैं अगर हुआ तो ये पॉसिबल, तो अपन ऑर्गेनाइजेशंस की एक वीडियो देख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ, तो किसके डेथ के बाद सिराजुद्दौला आते हैं। तो ये सिराजुद्दौला और अलीवर्दी खान वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या होता है, सिराजुद्दौला से जो पहले के सब व्यक्ति रहते हैं वो इस चीज़ पर एग्री रहते हैं ब्रिटिशर्स की कि पेंशन सिस्टम ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं तक इस चीज़ को नहीं मानते हैं। और फिर ये जो युद्ध अपन देखते हैं कौन से, तो एक तो बैटल ऑफ प्लासी और एक हम देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ये बक्सर वाले में थे मेन सिराजुद्दौला। कब हुआ, तो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में और प्लासी हुआ 1757 में। 64 के बाद 1765 में क्या हुई, इलाहाबाद संधि हुई। क्लियर है, तो इस तरीके से कनेक्ट करते जाओ, सारी चीज़ें याद करते जाओ। जैसे अब युद्ध है तो युद्ध सारे देख लो एक बार। अभी हॉकी पढ़ लिया अपन ने, तो हॉकी के ये देख लिया कि सारे स्टेडियम्स देखने हैं, ग्राउंड्स देखने हैं, समिट्स देखने, ऑर्गेनाइजेशंस देखने, संगठन, और इसी के साथ साथ युद्ध जितने भी हैं। तो सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान की डेथ के बाद ये आते हैं। मीर कासिम, शाहबाज अहमद खान और मीर जाफर, ये सारे ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ए, अलीवर्दी खान। क्लियर है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया कैन इम्पोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू इम्प्रूव द कंट्रीज इकोनॉमी। भारत देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए विकसित देशों से निम्नलिखित में से किसका आयात कर सकता है। अब ये बोला गया है कि देखो एक तो विकसित देश है, ठीक, और एक होते हैं विकासशील देश, मतलब डेवलप्ड और डेवलपिंग। विकसित देश वो जो पूरी तरीके से प्रॉस्पेरस हैं, विकासशील वो जो अभी भी डेवलपमेंट के फेज में है, विकास चल रहा है। तो ये पूछा गया है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए जो विकसित देश हैं उनसे क्या क्या चीज़ें आयात कर सकता है, इंपोर्ट करवा सकता है, अपने देश में मंगवा सकता है। नवीनतम तकनीक, पूंजीगत सामान, इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज सिस्टम। बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। देखो एक चीज़ और ध्यान रखो यहाँ पे, जैसे विकसित देशों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं अभी जो करंट में न्यूज़ चल रही है, एक रशिया यूक्रेन वाला और फ्रांस। तो मोदी जी गए थे कहाँ पर, फ्रांस गए हुए थे। तो ये यूरोप के 2 ऐसे देश हैं जहाँ से भारत क्या खरीदता है, हथियार खरीदता है, और ये देश काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं भारत का। तो पहले नंबर पे भारत जिससे सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है वो है रशिया, और दूसरे नंबर पर फ्रांस है जिससे भारत हथियार खरीदता है। ठीक, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे रशिया शब्द आया है तो एक चीज़ और याद रख लो, रशिया से अपन एक वार्सो संधि थी, इससे संबंधित ये तो नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी एक नाटो पूछा जा सकता है। तो नाटो के लिए जो यूरोपियन सदस्यों ने बनाया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी देशों के लिए था, ये संगठन था। ठीक, तो हाँ आंसर पर हम आते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि वेपन्स ले रहा है, वेपन्स कौन से उसमें आएंगे, पूंजीगत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज या नवीनतम। अब वेपन्स लेने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था अच्छी कैसे होगी। तो टेक्नोलॉजीज क्योंकि इंडिया में इतनी अच्छी एक टाइम पे नहीं रही, आज भी हम इतने प्रॉपर नहीं है, फिर भी टेक्नोलॉजीज हैं काफ़ी। तो ये कह रहे हैं कि जो विकसित देश है उनसे हम तकनीकी लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं आयात करा के। तो करेक्ट आंसर है ए,
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नवीनतम तकनीक। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which female wrestler has become the first female player to win a silver medal in the World Wrestling Championship 2021? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में कौन सी महिला रेसलर रजत पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? देखो ये जितनी भी मतलब चैंपियनशिप होती है ना, इसमें आपको क्या करना है, सब याद नहीं रखने हैं। जिन्होंने पहला मेडल जीता है या भारत के लिए कोई पहला मेडल लेकर आए हैं, यही आएंगे करंट अफेयर्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस। कुछ बहुत छोटी छोटी सी मैगजीन्स आती हैं एकदम पतली पतली सी, वो खरीद लीजिएगा, उनको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी रहेगा, बस रिवीजन ज़्यादा करते जाइए। ठीक, तो जैसे कि अगर हम बात करें तो अंशु मलिक, विनेश फोगट, बबीता फोगट, ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है, तो ये सभी कुश्ती से ही संबंधित हैं। और लेकिन भारत के लिए जो पहला रजत पदक लेकर आई थी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, वो थी अंशु मलिक। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन तो शायद ही है कि पूछा जाए, लेकिन आपको क्या करना है, अब अभी 2022 और 23 वाले याद कर लेने। 23 वाले लगभग जो 6 महीने के करेंट अफेयर्स में, उनको आप ज़रूर अच्छे से याद करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड मेयो कॉलेज इन अजमेर इन 1872? तो मेयो कॉलेज अजमेर में 1872 में स्थापित किया गया था। ये हमारे इस टाइम पे गवर्नर जनरल्स रहे हैं, तो कौन थे बताइए? मेयो, डफरिन, लॉरेंस, रिपन। डफरिन, इनके टाइम पे हम देखते हैं किस चीज़ का, 1885 में हम देखते हैं कांग्रेस की जो स्थापना की गई, फिर आईएनसी के सेशंस होने लगे। उसी तरीके से रिपन के टाइम पे हम ये क्या देखते हैं, वो सेंसरशिप वाला एक्ट, रिपन थे, लिटन थे, प्रेस सेंसरशिप एक्ट से रिलेटेड थे। मेयो के टाइम पे सेंसस भी हुई है ना, पहली जो हम देखते हैं सेंसस, वो इन्हीं के टाइम पर हुई है, 1871 का लगभग हम देखते हैं, और फिर 1881 से लगातार होने लगती हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए, लॉर्ड मेयो। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ओशन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड लोकेटेड? क्या क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप किस महासागर में स्थित है? अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा द्वीप महासागर में स्थित है, कौन सा द्वीप, कहाँ, मतलब कहाँ पर है? तो वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं तो 2 हैं इसमें महासागर, एक तो जो ऑप्शन में दिया गया है आपको अंटार्कटिक, ठीक, और एक है अटलांटिक। राइटिंग पर मत जाइएगा आप, बस समझते जाइए। ठीक, तो अटलांटिक, इन दोनों को मिला के यहाँ पे स्थापित है कौन सा? तो ग्रीनलैंड जो हम देखते हैं वो स्थापित है, और दूसरा गिनी हम देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है, अंटार्कटिक ओशन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अंटार्कटिक। देख लें करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर है हाँ आर्कटिक, आर्कटिक और अटलांटिक। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पे 2 ओशन है, एक अंटार्कटिक तो इसी साइड चला गया ना, हाँ ठीक है, तो एक है आर्कटिक और एक है अटलांटिक, ये दोनों हैं। इन दोनों को मिला के कैसे, तो जैसे कि अगर हम मैपिंग पे थोड़ा सा जाएं तो यहाँ पे हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे ग्रीनलैंड यहाँ पे है, ठीक, और ये जो है ये आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों, आर्कटिक और अटलांटिक दोनों को मिला के हम देखते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आर्कटिक ओशन। क्लियर है? कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। चलो देख लें क्या था अपना करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर था बी, आर्कटिक ओशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्पोर्ट आदित्य जोशी इज एसोसिएटेड विद? आदित्य जोशी किस खेल से जुड़े हैं? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्विमिंग? तो देखो जो ये आदित्य जोशी हैं ये बैडमिंटन खेलते हैं। अब पेपर में आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि कोई भी एक प्लेयर पूछ लो कि ये क्या खेलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो न्यूज़ में रहे हैं उन्हीं से संबंधित पूछा जाएगा। जैसे अभी लास्ट ईयर हॉकी से रिलेटेड विवेक थे, तो विवेक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ये कौन से गेम से संबंधित हैं। उसके अलावा आप मध्य प्रदेश के अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो जितनी भी जनजातियां हैं वो याद कर लीजिए, कौन सी जैसे बेगा हैं, गोंड हैं, इन सभी से संबंधित कलाकार कौन से हैं। जैसे जोधैया बाई हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन में पूछी जा चुकी हैं, कहाँ से हैं, उमरिया से हैं, झाबुआ से हैं। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप याद रखिए। एमपी अपना बेस्ट रखिए, क्योंकि एमपी जो है उसका वेटेज ज़्यादा रहता है
कोशिश करिए एमपी के क्वेश्चन एक भी गलत ना हो, ठीक। तो करेक्ट आंसर है सी, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियां तानसेन वॉज अमंग द नवरत्नास एट द कोर्ट ऑफ, मियां तानसेन किसके दरबार में नवरत्नों में से थे? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। देखो इनका ये टाइम पीरियड कैसे, मतलब इन कब कब कौन कौन रहे ये याद रखना है, तो इसको ये ट्रिक है भाज साप, मतलब कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये एच हट जाएगा, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर, ये ऐसे थे। मतलब कि बाबर के बेटे हुमायूं के बेटे अकबर के बेटे जहांगीर के बेटे शाहजहां, इनके बेटे औरंगजेब, और लास्ट में यहाँ थोड़े से हम बीच के याद नहीं कर रहे हैं, जो लास्ट के एकदम थे वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये याद कर लो ट्रिक। अब 9 रत्नों की बात करें तो जो अकबर थे इनके थे 9 रत्न, ठीक। 9 रत्न एक इनके थे और एक वो विक्रमादित्य जी जो रहे हैं, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य द्वितीय, इनके भी 9 रत्न थे। तो ये 9 रत्न सभी के याद कर लेना, और तानसेन इन्हीं के कोर्ट में थे, ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर के पास तानसेन थे, उससे पहले तानसेन कहाँ पर थे? तो जो रामचंद्र देव थे मध्य प्रदेश से, वहाँ पर पहले इस मतलब कोर्ट में थे, एक तरीके से दरबार में थे तानसेन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी, अकबर। देखें करेक्ट आंसर है बी, अकबर। क्लियर है? बढ़े आगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द गवर्नर ऑफ मालवा एंड सब्सिक्वेंटली बिकेम द किंग ऑफ मालवा इन 1401 AD? मालवा के राज्यपाल कौन थे और बाद में 1401 ईस्वी में मालवा के राजा बने? महमूद खान, होशंग शाह, दिलावर खान गौरी और गजनी खान। बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। महमूद खान, होशंग शाह, दिलावर खान गौरी और गजनी खान। तो ये करेक्ट आंसर है सी, दिलावर खान गौरी, ठीक। तो ये पहले राज्यपाल थे मालवा के और 1401 ईस्वी में मालवा के राजा बने। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो तोरण मंदिर अच्छा किस देवता को समर्पित है? विष्णु, दुर्गा, शिव, राम। बताइए जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कहां पर है। वैसे ये तो नहीं पूछेंगे, बस ये रिलेटेड जरूर पूछते हैं कि किससे है, तो ये रिलेटेड है विष्णु जी से, ठीक। आंसर है ए, विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द इन्वेस्ट पोर्टल बिकेम ऑपरेशनल? इन्वेस्ट पोर्टल किस वर्ष चालू हुआ? 2005, 12, 15, 18। तो ये इजी है आंसर, पर 2018 में इसे स्टार्ट किया गया। आंसर है डी, इन्वेस्ट पोर्टल 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सियोनी और कैंप लाइफ इन द सतपुड़ा? शिवनी और कैंप लाइफ इन द सतपुड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तकें जरूर याद करें, R.A. स्टर्नडेल, रुडयार्ड किपलिंग, जेम्स फोर्सेथ, डनबर ब्रेडर। देखो एक छोटी सी ट्रिक है, आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं। आंसर अगर नहीं आ रहा हो ना कि क्या होना चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर ए रहता है, ठीक। अब ऐसा क्यों? तो ये चांसेस देखे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके कि कहीं ना कहीं तक फिर आंसर आ जाता है ए। देखो यहाँ पर आंसर है ए, R.A. स्टर्नडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो जो मैं मैं बता रही हूँ कि मिसलेनियस पार्ट जो है कि फर्स्ट मध्य प्रदेश में कौन कौन? CM, गवर्नर, चीफ जस्टिस, स्पीकर, ये सारे पॉइंट याद करते जाओ, ठीक। तो ये जो हिदायतुल्ला जी थे, M हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। बाकी ऑप्शन क्या है? गणेश प्रसाद भट्ट, PV दीक्षित, नारायण दत्त ओझा। तो PV दीक्षित भी कुछ फर्स्ट थे। बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कौन थे, और करेक्ट आंसर है ए, M हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ नागपुर हाई कोर्ट? गिलबर्ट स्टोन, फ्रेडरिक लुई ग्रिल, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, M हिदायतुल्ला। नागपुर उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये बने थे गिलबर्ट स्टोन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिंहपुर जिला किसका प्रमुख उत्पादक है? संतरा, गन्ना, केला, अनानास। तो जो नरसिंहपुर जिला है इसमें किस चीज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो गन्ने का होता है, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? गन्ना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितने करोड़? GSDP का 4.47% पर लक्षित है। तो देखो ये इसका भी आंसर देख लेते हैं।
बट इस तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, इजी पार्ट ज़्यादा पढ़ें। 50,598 करोड़, 1,23,993, 20,419, 1,00,000 करोड़। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए, 50,598 करोड़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडिसी डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज मोस्टली। ओडिसी नृत्य निम्नलिखित में से अधिकतर किस समुदाय द्वारा किया जाता है? महेरी, नाई, धोबी, खानाबदोश। यहाँ देखो इस चैनल पे एक शॉर्ट भी बनाया मैंने जिसमें सारे क्लासिकल डांस बताए हुए हैं, आप जाके ज़रूर एक बार देख लीजिए ताकि सारे डांस एक बार में क्लियर हो जाएंगे। तो शॉर्ट्स का इम्पॉर्टेंस इसलिए है, देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विद इन मतलब कुछ सेकंड में 50 सेकंड में आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो ज़रूर देख लीजिए जाके। तो जो ये महेरी है, महेरी समुदाय द्वारा ओडिसी नृत्य किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएस, चाइना, फ्रांस, जर्मनी। हम सभी को पता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, देखते जाते हैं कौन से पार्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस रिपीट हुए तो भी अच्छा है और ये पार्ट्स भी समझ आते जा रहे हैं कि ये सब हमें पढ़ना है। तो देखो वर्ल्ड बैंक संगठन से एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये पूछ लिया गया, मुख्यालय यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद भवन इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। आनंद भवन उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज। तो ये प्रयागराज में स्थित है। ठीक, पहले क्या नाम था? इलाहाबाद, अब हो गया है प्रयागराज, उससे भी पहले प्रयागराज ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन स्राव में दोष के कारण कौन सा रोग हो सकता है? एड्स, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, मधुमेह, कैंसर। तो इंसुलिन देखा होगा, डायबिटीज दो तरीके की होती है, एक तो डायबिटीज इंसिपिडिस और डायबिटीज मेलाइटस, ये दोनों होती हैं। एक जो है जिसमें इंसुलिन की वजह से होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर करेक्ट सी, डायबिटीज, मधुमेह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कैन सेव द लाइफ ऑफ डैश पीपल बाय डोनेटिंग द ब्लड फॉर 4 टाइम्स अ ईयर। किसी वर्ष में 4 बार रक्तदान करके डैश लोगों की जान बचाई जा सकती है। मतलब एक साल में 4 बार रक्तदान करके, 11, 12, 13, 14। अच्छा क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है बी, 12। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सुअर के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो सकती है? डायबिटीज, स्वाइन फ्लू, रेबीज, अस्थमा। पर्सन्स हु केम इन कॉन्टेक्ट विथ पिग्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विथ विच डिसीज। तो क्या होगा? ये होता है स्वाइन फ्लू। करेक्ट आंसर है बी, स्वाइन फ्लू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? पासिंग थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पानी, वायु, कांच, वैक्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर है कांच। कांच से जब गुजरती है लाइट तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो मिनिमम हो जाती है। बाकी पानी, वायु और वैक्यूम जो खाली जगह है यहाँ पर इस तरीके से नहीं देखी जाती है, तो ये मिनिमम होगी। ठीक है, क्लियर है? प्रकाश की गति न्यूनतम होगी तो कांच। क्लियर है? ग्लास, कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ से संबंधित नहीं है? अमीबिया, पैरामीशियम, यूग्लेना, स्पंज या स्पॉन्जेस। बताइए जल्दी से, प्रोटोजोआ क्या होती है? इससे कौन से डिसीज, मतलब एक तरीके से किसे कहा जाता है? तो मलेरिया के लिए इसको बोला जाता है कि प्रोटोजोआ डिसीज है, और क्योंकि यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्पॉन्ज। बाकी ये सभी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना ये सभी प्रोटोजोआ से संबंधित हैं, स्पॉन्ज संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स। प्लेटिपस, एलिगेटर्स, गुल्स या गल्स भी बोलते हैं। तो कुछ नहीं है, इसका आंसर होगा 1 का बी, मतलब रेप्टाइल्स क्या एलिगेटर्स वाली फैमिली में आएंगे, एवीज जो हैं गुल्स, और मैमल्स प्लेटिपस। ठीक, प्लेटिपस, तो प्लेटिपस है करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, इस तरीके से याद करते जाइए। चेक द ऑड वन आउट। यूनिसेलर यूकैरियोट्स। ठीक है, विषम की जांच करें। एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, एक कोशिकीय कवक, एक कोशिकीय शैवाल, बहुकोशिकीय जानवर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, बहुकोशिकीय जानवर अलग होंगे, बाकी सब पे एक लिखा ही हुआ है, यूनी है तो वैसे भी हम समझ पाएंगे। ऑड वन आउट बताना है, विषम की जांच करें। उनके पास चलन अंग की कमी है, सभी परिजीवी है। प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टम और ब्रेड मोल्ड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेड मोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन जल का मुख्य स्रोत नहीं है? वर्षा का पानी, सतही जल, समुद्र का पानी, ट्यूबवेल का पानी। तो जो समुद्र का ये ट्यूबवेल का पानी जो है वो सोर्स नहीं होगा, बाकी वर्षा, सतही, समुद्र ये सभी सोर्स होते हैं। ट्यूबवेल के लिए क्या करते हैं? मध्य प्रदेश में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे की जाती है? तो कुओं और तालाबों से, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी सोर्स स्रोत की बात कर रहे हैं, इस वजह से ये सभी स्रोत हैं। और ऑड वन आउट या विषम समझ लीजिए, तो इस तरीके आंसर ये हो जाएगा, इस तरीके से आंसर ये हो जाएगा। हवा की दिशा और गति, तापमान, वायुदाब, बादल आदि को प्रभावित करने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? रासायनिक कारक, पर्यावरण कारक, भौतिक कारण, जलवायु कारक। केमिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंट फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। जो हवा की दिशा है, गति है, तापमान है, वायुदाब है, बादल, इन सभी को प्रभावित जो करता है वो जलवायु कारक। एक होता है वेदर, ठीक, और एक होता है क्लाइमेट। तो जो जलवायु है वो लंबे समय के लिए होगी और वेदर जो है वो कम समय के लिए होगा, ये ध्यान रखना। तो जलवायु कारक होती है किसी भी, जैसे कि नॉर्थ में चले जाएं, हम कश्मीर साइड की अगर बात करें तो जलवायु की वजह से यहाँ पे अलग टेम्परेचर है। दक्षिण में चले जाएं, साउथ में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, यहाँ पे कंडीशन अलग है। तो ये सब जलवायु कारक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विपद नामकरण में शामिल हैं जीनस और प्रजातियां, परिवार और जीनस, प्रजातियां और साम्राज्य, साम्राज्य और प्रजातियां। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर से द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ, तो इसका आंसर होगा ए, जीनस और प्रजातियां। क्लियर है? तो जीनस एंड स्पीशीज, जीनस और प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन वाले क्वेश्चंस हैं, तो हम सभी इसको पढ़ चुके हैं प्रीवियस ईयर। आपने अभी अगर देखे हो वीडियोस, इसमें क्या रहता है, एक तरीके से असर्शन है, एक दूसरा कारण है। ठीक है, तो हिंदी वाला हम देख लेते हैं एक बार, तो आप लोग को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या पूछा गया है? एक कथन है और एक कारण है। तालाब में रोन का सामना एक जानवर से हुआ जिसका शरीर लंबा और ईल जैसा था। देखी गई मछली वर्ग साइक्लोस्टोमेटा की थी। बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर होगा कि ए असत्य है। तो ये एक जानवर से हुआ जो लंबा और ईल जैसा था, ये गलत है। लेकिन ये जो देखी गई मछली साइक्लोस्टोमेटा की है, ये करेक्ट है की थी। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दोनों आएंगे, दूध से बना दही, क्योंकि दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस द्वारा किया जाता है। तो क्या रहता है? तो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस रहता है, जिसकी वजह से दूध किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? दही में। तो इसलिए ए और आर दोनों सत्य हैं। क्लियर हुआ? डैश आर नोन एज बायोप्लास्टिक्स। डैश बायोप्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। डिस्पोजेबल बर्तन, खाद के बर्तन, सिंथेटिक ऊन और कपास। बताओ बायोप्लास्टिक्स। तो जो बायोप्लास्टिक का उदाहरण होगा वो होगा डिस्पोजेबल बर्तन। बायोप्लास्टिक है ना, तो डिस्पोजेबल बर्तन आ जाएंगे, बाकी खाद, सिंथेटिक, कपास ये एक तरफ हो जाएंगे। क्वेश्चन में आपको बस ये याद रखना है कि सम कौन सा है, विषम कौन सा है। इस तरीके से भी अगर कर पा रहे हो तो एक ऑप्शन तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आंसर ये होना चाहिए। नेम द टाइप ऑफ फाइबर दैट इज नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कोकून। उस प्रकार के रेशे का नाम बताइए जो प्राकृतिक रूप से कोकून से प्राप्त होता है। पॉलीथीन, बहुलक, रेशम, टेरिकॉट। तो यहाँ पे जो कोकून से मिलता है वो है सिल्क। रेशम हमने देखा है, आपने देखा होगा इस तरीके से। चलो आज थोड़ी ड्राइंग कर लेते हैं। ये पत्ती बनी रहती है और ये पत्ती पे कौन सा कलर ले लें अपन? वाइट कलर। ठीक है, तो इस तरीके से फफून टाइप की देखने को हमको मिलती है। तो ये जो कोकून की बात हम कर रहे हैं, तो ये इससे सिल्क जो हमको मिलता है, ऑब्टेन्ड होता है। तो कोकून इसको पूरा फॉर्मेशन करता है प्राकृतिक तौर से, नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कोकून। सो सिल्क, रेशम, सिल्क इज द टाइप ऑफ फाइबर दैट इज नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कोकून। रेशम उस प्रकार के रेशे का नाम है जो प्राकृतिक रूप से कोकून से प्राप्त होता है। क्लियर है? और इसी के साथ आज का हमारा सेशन यही एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और कुछ टॉपिक्स आप डिस्कस करना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हर एक टॉपिक पर हम वीडियो बनाते जाएंगे आपके लिए और आपका सिलेक्शन पक्का करवाएंगे। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो उनको सॉल्व करते चाहिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए और कोई भी डाउट है तो कंपटीशन स्टेप अप आपके लिए है। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल कंपटीशन स्टेप अप को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।